अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे राइज होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले स्टूडेंट्स एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल कर लेते हैं एट अ वेरी लो प्रेशर पर। जैसे ही हम इसको लो प्रेशर में फिल करते हैं तो एक ब्लू कलर की लाइट जो है वो इससे खारिज होती है, जो कि आपकी ये डिस्चार्ज ट्यूब है। और ये जो लाइट आपकी खारिज होती है इसको फिर हम आगे से व्यू करते हैं, यानी इसको हम देखते हैं हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में, जो कि शो करती है कि ये आगे से सेपरेट होती है फर्दर आइसोलेटेड लाइंस में, जो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बुनियाद बनाती है। अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हैं उनको बच्चों हम आगे से 3 तरह के रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें एक रीजन हमारा विजिबल रीजन, दूसरा रीजन अल्ट्रावायलेट रीजन, एंड द थर्ड वन रीजन इज नोन एज द इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। इन तीनों लाइंस की एमिशन, यानी जो हमारी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो लाइट हमारी निकलती हैं वो इन 3 रीजन से बिलोंग करती हैं। लेकिन इन 3 रीजन्स को हम ओवरऑल 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और ये 5 ग्रुप हमारे स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाते हैं। और इन पांचों ग्रुप के नाम उनके डिस्कवरर के नेम पर रखे गए जिन्होंने इनको दरियाफ्त किया था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो सबसे पहली सीरीज होती है, उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और उसके बाद जो दूसरी सीरीज होती है उसको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। लाइमन सीरीज हमेशा बिलोंग करती है यूवी रीजन में, और बाल्मर सीरीज हमेशा बिलोंग करती है विजिबल रीजन में। तो ये बच्चों 5 साइंटिस्ट के नेम थे और इन्हीं के नेम की बुनियाद पर इन सीरीज के नेम दिए गए। और इनमें से जो थर्ड वन सीरीज है उसको हम कहते हैं पैशन सीरीज। ये हमारी बिलोंग करती है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ जो है वो छोटी सी मिस्टेक है, ये एल नहीं है ये आई है, तो ये भी आपकी इंफ्रारेड रीजन की लाइट होगी। नंबर 4 जो है वो हमारी कहलाती है ब्रैकेट सीरीज, और ये भी इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करती है। लास्ट वाली सीरीज में बच्चों आपने पी के वर्ड को साइलेंट रखना है और इसको प्रोनाउंस करना है फन सीरीज, और ये भी हमारी आई आर रीजन से बिलोंग करती है। अब हम ये कहते हैं कि इनमें से जो पहली 4 सीरीज थी, यानी कौन कौन सी, जिनमें लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज थी, इन चारों सीरीज को बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले जो है वो दरियाफ्त कर लिया गया था। और इसके हवाले से ये 5 सीरीज के अंदर ये हमारी जो वेव नंबर आती हैं या इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो इस टेबल के अंदर जो है वो आपको दिखाई है। इसके बाद अगर आप इस टेबल को जरा केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आपको पता ही चलेगा कि लाइमन सीरीज में आपको ये टोटल जो है वो 3 4 5 6 जो है वो स्पेक्ट्रल सीरीज के पार्ट नजर आ रहे हैं। इसी तरह बाल्मर सीरीज में नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम लाइमन टू बाल्मर एंड बाल्मर टू पैशन देन ब्रैकेट एंड द लास्ट वन इज द फंड सीरीज, तो आप देख रहे हैं कि इनकी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो रहा है जी, कमी वाकया हो रही है। तो ये चीज हमसे हमें इंडिकेट होती है इस टेबल के डाटा से कि वेव नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो डिफरेंट तरह की सीरीज में अगर आप स्पेक्ट्रल लाइन की बात करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन के अकॉर्डिंग जो है ये हमेशा डिक्रीज होती है। इसके बाद अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पर्टिकुलरली बात करते हैं बाल्मर सीरीज की, तो याद रखिएगा बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन की लाइट है और विजिबल रीजन हमेशा 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक का ये रीजन कहलाता है। और ये लाइट जो है वो ह्यूमन आई जो है वो डिटेक्ट कर सकती है। सो बाल्मर सीरीज को विजिबल रीजन के नेम की बुनियाद पर रखने की वजह से हम आगे से फर्दर ये कहते हैं कि बाल्मर सीरीज में हमारे पास मजीद लाइन भी आती हैं जिनको हम एच अल्फा और एच बीटा लाइन का नाम देते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने अल्फा और बीटा लाइंस को, मैंने ये आपको पॉइंट जो है वो क्लियर किया था जब आपने एक्सरेज की डिस्कवरी पढ़ी थी ड्यूरिंग योर लेक्चर, जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया था। इसी तरह यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि जब भी आपने एच अल्फा की बात करनी है तो एच अल्फा जो है वो हमेशा लाई करेगा 2 से लेके 3 शेल तक। इसी तरह एच बीटा की भी आप ये लाइंस जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद बोहर ने यह भी कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो उसकी एनर्जी जो होती है वो हर ऑर्बिट में रहते हुए एक पर्टिकुलर होती है। जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से अवे होता जाता है तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसका एनर्जी का गैप भी चेंज होता है।
सो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने लो एनर्जी के शेल से हाई एनर्जी के शेल में जाता है, तो ये आपने देखा है कि वहां पे हमेशा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है। इन द सेम वे जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तो एनर्जी हमेशा रिलीज बैक होती है। सो यही चीज आपको यहाँ पे डिस्कस की गई कि जब इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी शेल में गए थे। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं कि ये जो एनर्जी हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइट, ठीक है, कि जो ब्राइट लाइंस जो है वो हमें हासिल होती हैं हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा में, तो ये जो है ये फॉर्म करती हैं हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रा। अब जैसे हमने 5 सीरीज को डिस्कस किया, जिनमें सबसे पहले ये आपके सामने एक छोटी सी समरी है। इस डायग्राम को आपने लाजमी तैयार करना है। इसमें आप ये देखें कि लाइमन सीरीज को जब भी आप डिस्कस करेंगे, तो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा एट द एंड आके फॉल करेगा पहले शेल में, और इससे ऊपर जो शेल होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन सेकंड से वन में भी आ सकता है, थर्ड से वन में, फोर्थ से वन में, फाइव से वन में, सिक्स से वन में एंड सेवन से वन में, ठीक है। ये डिपेंड करता है जितने मर्जी हाई एनर्जी के शेल हों, एट द एंड इलेक्ट्रॉन ने जब भी आके फॉल करना है पहले शेल में, तो इस टाइम पे जो इनकी एनर्जी या रेडिएशन जो है वो रिलीज होंगी, वो हमेशा हमारी बिलोंग करेंगी यूवी रीजन के साथ। और इसके लिए हमेशा यानी इलेक्ट्रॉन ने जब भी फॉल करना है, वो 2 3 4 N2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके हाई एनर्जी के शेल को, और N1 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे पहले शेल को। तो लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन ने हमेशा जंप करना है हाई एनर्जी शेल से, जो हमारा पहला शेल है। अगर पहले शेल में आएगा तो लाइमन होगा। अगर तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम 3 4 5 से लेके हमेशा सेकंड में, तो सीरीज हमारी बॉल्मर कहलाएगी। और अगर पैशन होगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा थर्ड शेल में आके गिरेगा, लेकिन उसके लिए हाई एनर्जी का शेल 4 5 6 होगा। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज की अगर हम बात करेंगे, तो इनका ग्राउंड स्टेट या जो लो एनर्जी का शेल होगा उसमें एन की वैल्यू हमेशा 4 होगी, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इसमें 5 6 7 से आके पहले शेल में लाई करेंगे। इसके बाद स्पेक्ट्रल सीरीज की अगर हम बात करते हैं, तो जो बाल्मर साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1887 में। और यही अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें हाई एनर्जी का शेल जो है वो 3 4 5 और 6 होगा, लेकिन ये आके एट द एंड हमेशा किस में फॉल करेंगे, हमारे सेकेंड ऑर्बिट के अंदर। इसी तरह इसी तरीके कार से आप पैशन ब्रैकेट और फंड सीरीज के लिए भी अगर आप बात करें, तो इनमें इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के शेल से अगर पैशन होगा तो थर्ड शेल में लाई करेगा, ब्रैकेट होगा तो फोर्थ शेल होगा इनका, और फंड सीरीज में ये हमेशा फिफ्थ ऑर्बिट के अंदर फॉल करेगा। अब अगर हम आगे से फर्दर इनकी कैलकुलेशन करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोहर्स थ्योरी। सो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है, और इसमें हमने इलेक्ट्रॉनों का जंप करवाना है फ्रॉम N2 से लेके N1 में। और इस तरह से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आता है, तो भी आपको बताया कि हमेशा फोटोन ऑफ लाइट जो है वो उससे हमेशा रिलीज होते हैं। और ये बच्चों हमने एनर्जी की जो डेरिवेशन है उसके अंदर एनर्जी का ये फार्मूला हमारे पास आता है। इस एनर्जी के फार्मूला को आप तैयार करेंगे कि अगर एनर्जी हो तो वो हमेशा इक्वल आती है -g²m e⁴ के। जी जो है वो एटॉमिक नंबर होता है, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो वैक्यूम परमिटिविटी कहलाता है, एन जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एन 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट को आपके इंडिकेट करेगा, और एच जो है वो हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। सो अगर हम इस एनर्जी के टर्म में इसको E1 कर देते हैं, तो ये E1 जो है वो n के साथ जो है वो आपका 1 हो जाएगा। और अगर ये E2 होगा तो यहाँ पे ये आपका NB2 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। सो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा, देन इट ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा ई विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1 के। सो E2 जो है वो हमारे पास ये होगा, और E1 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हमारे पास इस तरीके कार से आएगी। सो इसकी बच्चों थोड़ी सी डेरिवेशन बुक के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है, तो इसको आपने इसके अकॉर्डिंग ही तैयार करना है कि डेल्टा ई हमेशा E2 माइनस E1 के इक्वल होता है। तो E2 की जगह पे उसकी आप वैल्यू को पुट करेंगे, और E1 में जो है वो हम इस E1 की वैल्यू को पुट करेंगे। सो चूंकि इस फार्मूला में माइनस है, तो ये मैंने रेड से माइनस को इंडिकेट किया है, और ये वो माइनस है जो कि एनर्जी के फार्मूला में ऑलरेडी आपका प्रेजेंट था। सो आपने ये पढ़ा हुआ है कि माइनस माइनस ऑलवेज इक्वल टू
प्लस होता है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने जस्ट रीअरेंजमेंट की कि हम ये चाह रहे हैं कि जो प्लस वाली सिंबल है इसको हम पहले लिख लें और जो माइनस वाली सिंबल है इसको हम बाद में लिख लें। सो अगर आप इन दोनों में देखें तो इन दोनों में जो फैक्टर हमारे कॉमन निकलते हैं दैट इज जी स्क्र एम ई 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्र एच स्क्र, यानी इतना फैक्टर जो है वो हमारा कॉमन होगा। उसके बाद जो चीज पीछे बचेगी दैट विल बी इक्वल टू 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 का स्क्र। सो ये हमारे पास एक डाटा आ जाता है और इसमें अगर आप इन तमाम जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो इसका आंसर हमेशा बराबर आता है 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 और उसके बाद 1/n1 स्क्र माइनस 1/n2 स्क्र के इक्वल होता है। अब ये वो इक्वेशन है जिसके जरिए आप एनर्जी का जो डिफरेंस है कोई से दो ऑर्बिट के दरमियान में जो कि हाइड्रोजन का हो सकता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 हमेशा लो एनर्जी के लेवल को रिप्रेजेंट करेगा और n2 हमेशा हाई एनर्जी के लेवल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि n1 और n2 बिल्कुल साथ साथ वाले ऑर्बिट हों। एडजेसेंट का मीन होता है, एडजेसेंट मीन सक्सेसिव यानी साथ साथ, बल्कि n1 से मुराद यहाँ पे अगर आप सेकंड ले रहे हैं तो मे बी n2 से मुराद इसका हाई एनर्जी शेल 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, यानी दोनों ऑर्बिट का साथ साथ होना जरूरी नहीं है। अब इसी तरह आपने ये भी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि डेल्टा ई ऑलवेज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होता है। तो अगर आप एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पे न्यू यानी जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है वो आता है। अब चूंकि यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये आपने पढ़ा था कि ये रूल है मैथमेटिक्स का कि अगर एक चीज इक्वल के एक साइड पर मल्टीप्लाई कर रही हो जब वो इक्वल की दूसरी साइड पर जाती है तो वो हमेशा जाके डिवाइड करती है। तो जब ये एच इसके साथ जाएगा तो आप ये देखते हैं कि दोनों के अंदर जो है वो यहाँ H2 था और ये एक एच जब फर्दर जाएगा तो उनकी पार्ट जो है वो प्लस हो जाएंगी और ये जो है वो एच क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जैसे अभी हमने देखा कि ये जो टर्म है हमारी वो एच क्यूब के इक्वल आ जाएगी। सो यहाँ से यानी इस मेथड से जो है वो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था कि इट विल बी इक्वल टू सी वी डैश। सी जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट को और ये जो है वो वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस पूरे फार्मूला से हम कैलकुलेशन करें वेव नंबर की तो वेव नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस न्यू की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। और सी चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है जब ये भी इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो यहाँ जाके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस तरह से हमारे पास एक न्यू टर्म एक न्यू फैक्टर राइज होगा और इन तमाम चीजों की वैल्यू को हम दोबारा से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी जी जो है वो एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻31 होती है। इसी तरह ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सारी चीजें जो है वो आप पढ़ चुके हैं। और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, इसकी भी वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बच्चों इसका आंसर फाइनली हमारे पास निकलता है दैट इज 1.09678 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर। तो ये जो है ये पूरा फैक्टर या जो वैल्यू है ये हमारे पास रेड, यानी अगर आप ये वैल्यू नहीं रखते इस पूरे की जगह पे आप रेड बर्ग कांस्टेंट इसको कहेंगे और ये वैल्यू रखने के बाद इसकी जो रेड बर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो इसके इक्वल आएगी और इट विल बी इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में ये डायग्राम बनी होगी, इसको आप देख लीजिएगा। चाहे तो आप ये डायग्राम करना चाहें तो कर लें। इसी तरह जो आपने पीछे ये डायग्राम की थी आप ये वाली डायग्राम भी अगर करना चाहें तो ये भी सिंपलेस्ट है, इसको भी आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अब हम ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि आया ये जो हमारे पास सारा डाटा है ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फॉर लाइमन सीरीज एज वेल एज फॉर बाल्मर सीरीज। अब लाइमन सीरीज में मैंने आपको बहुत देर पहले भी बताया कि लाइमन सीरीज में अगर आप देखें तो हमारे पास हमेशा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल से ऑलवेज फॉल करते हैं हमेशा पहले शेल के अंदर। सो अगर ये पहले शेल में फॉल करेंगे सो यहाँ पे आप देखें तो एन वन से मुराद हमेशा लोअर ऑर्बिट होगा और n2 से मुराद आपका हायर ऑर्बिट होगा। सो अगर आप यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 रखते हैं, अब यहाँ देखिएगा अगर लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज में अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन ने एट द एंड हमेशा पहले शेल में फॉल करना है। इट मीन इलेक्ट्रॉन
दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से पहले में आ सकता है, फोर से पहले में आ सकता है, या इन्फिनिटी से वन में आ सकता है। ठीक है, सो अगर आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ से आप इनकी वेव नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वन ओवर इन्फिनिटी का आंसर हमेशा इक्वल टू जीरो होता है, सो इसका आंसर जो है वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो लिमिटिंग लाइन से मुराद ये होता है, लिमिटिंग लाइन तब होती है जब आप इन्फिनिटी के लेवल से इलेक्ट्रॉन को पहले शेल में लेकर आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो आखिरकार इसमें जो लाइट का जो रीजन फॉल करेगा वो हमेशा यूवी होगा, जो आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि लाइमन सीरीज जो है ये हमेशा बिलोंग करती हैं किससे, यूवी रीजन से। इन द सेम वे अगर आप यही कैलकुलेशन फॉर बाल्मर सीरीज के लिए करते हैं तो बाल्मर सीरीज में अगर आप नोट करें तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ने जो हमारी ग्राउंड स्टेट है उसमें आके फॉल करना है, और ये ग्राउंड स्टेट हमेशा हमारी जो है वो n विल बी इक्वल टू टू के बराबर आएगी। सो इसमें हाई एनर्जी का जो शेल होगा वो थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, या इंफिनिटी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ने एट द एंड आके हमेशा सेकंड शेल में ही गिरना है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी कैलकुलेशन की गई है। और चूंकि बाल्मर सीरीज के अंदर जो लाइट का रीजन होगा वो हमेशा हमारा जो है वो लाई करेगा विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लिमिटिंग लाइन है बाल्मर सीरीज की, ये हमेशा आपकी लिमिटिंग लाइन के लिए ये रीजन जो है वो यूवी में चला जाएगा, लेकिन बाकी जो रीजन होंगे वो हमेशा विजिबल रीजन में ये ऑब्जर्व किए जाएंगे। इसी तरह बच्चों आप पैशन, ब्रैकेट और फंड सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पैशन होगा तो उसमें लोअर ऑर्बिट की वैल्यू यानी जो n1 है वो हमेशा थ्री होगा, और उसमें आप फोर फाइव सिक्स या इन्फिनिटी रख के जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह ब्रैकेट और फंड के लिए भी आप कर सकते हैं। सो बच्चों हमारा जो लेक्चर था वो आज का यहीं तक वाइंड अप होता है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।